हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। लेक्चर नंबर 3 है और टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत की आज़ादी के संदर्भ में जो अलग अलग सेक्टर थे उनकी विशेषताएँ क्या क्या थी, उनकी हालत कैसी थी, उनमें जिस तरह से इंडिया को प्राप्त हुआ ब्रिटिश से, उसमें हालत क्या थी सेक्टर्स की। तो आज हम 3 सेक्टर की बात करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड की, यानी कि कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और विदेशी व्यापार की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है, जब ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के गए तो इंडिया को बिल्कुल बद से बदतर हालत में छोड़ गए, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर को, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर को और फॉरेन ट्रेड को। इंडस्ट्री सेक्टर में भारत जो है वर्ल्ड फेमस था, लेकिन अंग्रेज़ों की पॉलिसी के कारण भारत की स्थिति जो है वर्ल्ड में सबसे नीचे गिर गई। जहां पर इंडिया मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता था, वहां पर मैक्सिमम इंपोर्ट करने वाली कंट्री बन गई। और फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो भारत का बिल्कुल और बिल्कुल तहस नहस हो गई। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करें, सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर की जो सब विशेषताएं रही हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। जब इंडिया को ब्रिटिश छोड़ के चले गए तो उस समय कृषि का उत्पादन था वो बिल्कुल लो था, लो प्रोडक्टिविटी। भारत में उत्पादन दर जो था बिल्कुल कम था, जिस हिसाब से भारत के, क्योंकि उस समय भारत के जो है 72% पीपल जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, एग्रीकल्चर करते थे। लेकिन उनका उत्पादन इतना खराब था कि केवल टोटल जीडीपी का 50% ही एग्रीकल्चर से आता था। ऐसे मानिए कि 1947 तक जो वीट का उत्पादन रहा है, गेहूं का उत्पादन है, वो था 660 kg पर हेक्टर। और उसी तरह अगर हम इसको देखें तो 2018-19 में जो वीट का प्रोडक्शन है वो बढ़ के होगा 3408 kg। तो इस तरह से उत्पादन में इतना अंतर रहा, उसमें उत्पादन इतना कम हुआ करता था। ये सब चीज़ जो है ब्रिटिश पॉलिसी के कारण हुआ। दूसरा, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाई डिग्री अनसर्टेनिटी का मतलब होता है विषमताएं व्याप्त थी, क्योंकि उस समय जो एग्रीकल्चर हुआ करता था वो सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड होता था? रेन पर, बारिश पर। किसी साल ज़्यादा बारिश हो गई, किसी साल बारिश बिल्कुल नहीं होती, उससे जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता था, कभी बाढ़ आ जाता था। तो लोगों के पास इससे बचने का कोई टेक्निक नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ बिल्कुल और बिल्कुल 0% था। तो ऐसे में प्रोडक्शन भी प्रभावित हुआ। नेक्स्ट है डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंस ऑफ फार्मिंग। इसका मतलब, डोमिनेंस का मतलब उस समय लोगों की जो खेती थी, मैक्सिमम खेती अपने केवल और केवल फैमिली के भरण पोषण के लिए करते थे। लोग जो है बेचने की मकसद कब था? लोग यही समझते हैं कि हमने जितना उत्पादन किया हमारे परिवार का पेट भर जाए वही बहुत है। तो ऐसे में प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ता नहीं था, क्योंकि प्रोडक्शन वो केवल और केवल अपने परिवार के पेट पालने करते थे। कृषि का डेवलपमेंट के लिए वो कोई भी विशेष जो है पॉलिसी नहीं थी, उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स की मार थी। तो वो इतना ही बोलते कि जितना बच पाए, जितना टैक्स देखे उनके लिए बचता था, ही उनके लिए बहुत हुआ करता था। नेक्स्ट है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। स्मॉल का मतलब छोटे खेत वाले, छोटे जोतों वाले, और फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है खेती तो होती थी लेकिन टुकड़ों में, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। ऐसे में जितना छोटा साइज होता है खेत का, उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। छोटे छोटे खेत थे, छोटे छोटे साइज थे खेतों में। ऐसे में जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती थी। उसके बाद खेत की जोतें जो अलग अलग हुआ करती थी, एक जगह पे नहीं थी। तो ऐसे में भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा गिर गया। लैंड रेवेन्यू सिस्टम। भारत को सबसे ज़्यादा कृषि में नुकसान पहुंचाया तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। अंग्रेजों ने पीजेंट से, किसानों से रेवेन्यू पाने के लिए जमींदारी व्यवस्था अपनाया, जमींदार बनाए। जमींदार मीडिएटर्स होते थे जो किसानों से टैक्स वसूल करके अंग्रेजों को तक पहुंचाते थे। अंग्रेजों ने जमींदारों को ओनर बना दिया लैंड्स का, दे आर ओनर्स, और इनको छोड़ दिया गया वो जिस हिसाब से चाहे टैक्स वसूल कर सकते हैं। और बदले में जो है अंग्रेजों को एक निश्चित दर पर
फिक्स अमाउंट जो है टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन जमींदार जो है टैक्स वसूल करते से ज़्यादा किसानों से, और उस टैक्स का हिस्सा जो है ब्रिटिश को दे देते थे और बाकी हिस्सा अपने पास रखते थे अपनी मौज मस्ती की जरूरत। जमींदार बिल्कुल कृषि की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया, ना ही किसानों के पास, फार्मर्स के पास इतना पैसा बचता था कि वो डेवलपमेंट पे ध्यान दे सके। ऐसे में एग्रीकल्चर की स्थिति खराब हो गई। नेक्स्ट, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि उस समय जो है भारत में अनाज का उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ही कम था, लोगों का भरण पोषण के लायक भी नहीं हो पाता था, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों ने जो भारतीय किसानों पर जो है कमर्शियल खेती करने पर जोर दिया। जैसे इन लोगों ने जो है फ्लैमिंगो की खेती करवाना, आपने पढ़ा होगा फ्लैमिंगो, एक क्लास 12 में ही एक चैप्टर है फ्लैमिंगो के ऊपर, जो गांधी जी जाके जो है उसके ऊपर खिलाफ लड़ते हैं। तो फ्लैमिंगो हो गया या दूसरी तरह की खेती हो गया, अफीम, इस सब की खेती कराने पे जोर देते हैं, जिससे जो है अनाज का उत्पादन भी घटता चला गया। तो ये रही एग्रीकल्चर सेक्टर की। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो नुकसान हुआ वो 2 पॉइंट से हुआ, एक डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स और दूसरा है ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब होता है जब अंग्रेज भारत, एक समय पूरे विश्व में अंग्रेजों के आने से पहले या अंग्रेजों के आने की शुरुआत के समय पूरे विश्व में भारत का हैंडीक्राफ्ट्स वर्ल्ड फेमस था। लोगों में जो है भारतीय हैंडीक्राफ्ट्स की, चाहे वो टेक्सटाइल हो या फिर दूसरी चीजें हों, तो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में ये प्रसिद्ध था और उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इस हैंडीक्राफ्ट को धीरे धीरे अंग्रेजों की नीतियों के चक्कर में, नीतियों से इस हैंडीक्राफ्ट का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो कौन कौन से तरीके से नुकसान हुआ ये समझना सबसे पहला पॉइंट। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। अंग्रेजों ने क्या है, भेदभावपूर्ण टैरिफ पॉलिसी अपनाया। अंग्रेजों ने जो है विदेशों को किया जाने वाले इंडियन सामान का एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और ब्रिटिश से आने वाले सामानों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल घटा दिया। ऐसे में भारतीय माल का विदेशों में वो महंगा हो गया और इंग्लैंड का माल भारत में लाने पर वो सस्ता हो गया। तो ऐसे कारण से इंडियन की बनी बनाई चीज़ें जो है महंगी लगने लगी, लोग जो है अंग्रेजों के सामान डिमांड करने लगे। ऐसे में इंडिया का हैंडीक्राफ्ट धीरे धीरे जो है लुप्त होने की कगार में आ गया। आज हम देखते हैं कि लोगों के घर में जो हैंडीक्राफ्ट्स का वर्क बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम हुआ है। यूँ कहें कि ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों की ही देन है। दूसरा है डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में प्रिंसली कोर्ट्स यानी कि राजा महाराजाओं का कोर्ट, जहाँ पर राजा बैठते थे, नवाब बैठते थे, प्रिंस बैठते थे, एम्परर्स बैठते थे, वो लोग जो है लोगों की सुनते थे, उन्हीं के अनुसार लोगों की भलाई में काम करते थे और ऐसे में लोगों को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित चीज़ों की सुनवाई अच्छी होती थी और उन पर बल भी देते थे। लेकिन अंग्रेजों ने प्रिंसली कोर्ट समाप्त कर दिया। उन लोगों ने न्यू कोर्ट सिस्टम ले गया जिसमें वो अंग्रेजों का ही केवल और केवल अधिपत्य था और अंग्रेजों के खिलाफ भी फैसला के लिए हितों में फैसला सुनाते थे। ऐसे में इंडस्ट्रियल हैंडीक्राफ्ट्स जो है के लिए जो लीगल कोर्ट्स वगैरह थे वो भी ख़त्म हो गए, जहाँ पर वो जा सकते न्याय मांगने। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्शन, क्योंकि इंडिया के हैंडीक्राफ्ट जो है हैंड से बनाता था और हाथ से बनी हुई चीज़ें थोड़ी कॉस्टली होती थी, अच्छी होती थी, गुणवत्तापूर्ण, लेकिन कॉस्टली होती थी और इसका प्रोडक्शन भी मशीन की तुलना में जो है कम होता था। बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन में मशीनों का आविष्कार हुआ, प्रोडक्शन मशीनों से होने लगा, जिससे मशीनों से बनाई चीज़ें जो है हैंडक्राफ्ट से ज़्यादा चीप होती थी और साथ ही साथ प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता था। ऐसे में सस्ती चीज़ें आने लगी और लोगों के सामने लोग सस्ती चीज़ें ज़्यादा डिमांड करते हैं, थोड़ी महंगी चीज़ें कम। ऐसे में मशीनों की तुलना में भारतीय हैंडीक्राफ्ट जो है पीछे रह गया। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले भारत में रेलवे व्यवस्था नहीं थी। लोग जो है घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी में सफ़र किया करते थे। अंग्रेजों ने भारत में जो है रेल की व्यवस्था किया, पटरी बिछवाई, जिस कारण से
जो ब्रिटिश का सामान इंडिया में आसानी से पहुंच जाता था और वो सामान ऑल ओवर इंडिया में आसानी से बढ़ जाता था। लोगों के बीच में वो सस्ता सामान था, ज़्यादा फेमस हुआ। ऐसे में इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का जो सामान था वो जो है ब्रिटिश सामानों के पीछे रह गया और भारतीय जो है हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल डिके की स्थिति में आ गया। दूसरा पॉइंट है ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री का ब्लीक मतलब होता है लापरवाहीपूर्ण या फिर यूं कहें बिल्कुल कम से कम तर ग्रोथ मॉडर्न इंडस्ट्री का। भारत में मॉडर्न इंडस्ट्री का ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं हुआ। जो भी हुआ उस समय कुछ प्राइवेट लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में जो है अपने प्रोडक्शन के भारत में जो है टेक्नोलॉजी का सही विकास नहीं कराया अंग्रेज जो है भारत से जो है रॉ मटेरियल खरीदते थे और रॉ मटेरियल खरीद के ब्रिटेन में बने बनाए कारखाने जो इंडस्ट्री लगी हुई थी वहां पर ले जाके वहां से फाइनल गुड्स लेके जो फाइनल गुड्स था वो इंडिया में आके बेच देते थे। इस कारण से इंडस्ट्री का सही ग्रोथ ना होना भी इंडस्ट्रियल सेक्टर का नुकसान रहा है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 की बात करें, फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। भारत में फॉरेन ट्रेड भी अंग्रेजों की नीतियों के पॉलिसी में खराब हो गया। एक समय पूरे वर्ल्ड में जो है भारत का जो फॉरेन ट्रेड सबसे ज़्यादा हुआ करता था, तो इसीलिए जो रोमन लोग थे, रोमन्स इंडिया को कहते थे द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स वुलेन। लेकिन अंग्रेजों की नीति के चक्कर में भारत की ये स्थिति जो है बिल्कुल एंड पे हो गया, खत्म हो गया। भारत जो है विश्व को पहले कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल्स, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स, आइवरी वर्क्स एंड प्रीसियस स्टोन्स यानी कि महंगे आभूषण वगैरह की चीजें सप्लाई करता था। लेकिन अंग्रेजों की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट संबंधी नीतियों के कारण जो है विदेशों को ये सामान जब महंगा होने लगा, एक्सपोर्ट नहीं हो पाया। अंग्रेजों ने एक्सपोर्ट का पूरा अपने हाथ में मोनोपोली कर लिया, जैसे विदेशों का सामान नहीं जाता। भारत की फॉरेन ट्रेड धीरे धीरे अंग्रेजों के कारण जो है चरमरा गई। इसका मेन जो कारण था नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फ्रेश। भारत जो है अंग्रेजों के कारण जो है प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर बन गया, यानी कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स मतलब कच्चे माल का जो एक्सपोर्ट निर्यातक बन गया, वो भी केवल अंग्रेजों के लिए। और इंपोर्टर बन गया फिनिश गुड्स का। जो भारत फिनिश गुड्स बेचता था अब वो फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बनता हुआ चला गया। दूसरा मोनोपोली सेंट्रल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। भारतीय फॉरेन ट्रेड में बाद में जो है ब्रिटिश का मोनोपोली हो गया। वो अपनी इच्छा से पॉलिसी तैयार करते थे और उनकी पॉलिसी इस तरह से थी, तो इंडियन का जो एक्सपोर्ट था तो एक्सपोर्ट ड्यूटी उन लोगों ने प्लस कर दिया, बढ़ा दिया, और विदेशी सामान पर जो इंपोर्ट था इंपोर्ट ड्यूटी जो है कम कर दिया। जब एक्सपोर्ट भारतीय सामान का होगा नहीं और यह ड्यूटी बढ़ा दे, महंगा हो जाए, लोग उसको खरीदेंगे नहीं और बदले में वो अंग्रेजों के सामान जो है खरीदने लगे। नेक्स्ट, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू ब्रिटिश प्रॉफिट। भारत का व्यापार तो बढ़ा, लेकिन भारत का व्यापार जो बढ़ा वो बढ़ा केवल ब्रिटिश गुड्स का, ब्रिटिश सामानों का। ब्रिटिश यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और बना बनाए गुड्स। ऐसे में जो है क्योंकि हम भारत का रॉ मटेरियल सस्ता होता था बाकी देशों की तुलना में, और सस्ते माल बनाते थे और उससे सस्ता माल बनता था, विश्व में जो है ब्रिटिश का सामानों का रेट बढ़ने लगा। यानी कि कहा जाता है इंडियन का, लेकिन क्योंकि अंग्रेज बनाते थे तो ऐसे में जो है जो भी ट्रेड बढ़ा वो केवल और केवल अंग्रेजों के हितों के लिए बढ़ा। भारतीय फॉरेन ट्रेड जो है अंग्रेजों की नीतियों के कारण बिल्कुल और बिल्कुल खराब हो गया।